मैं शिव कुमार मिश्रा, सह आचार्य इतिहास। आज हम पुनर्जागरण के अंतर्गत भाग 2 में पुनर्जागरण का प्रभाव एवं परिणाम एवं विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति के बारे में चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण का प्रभाव या परिणाम के अंतर्गत यदि हम देखें तो सबसे पहले पुनर्जागरण का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में बात करें तो पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप सामाजिक सामंती व्यवस्था चरमराने लगी। जब सामंती व्यवस्था चरमराने लगी, कमजोर पड़ने लगी, तब मध्यम वर्ग का विकास हुआ और मानवतावाद की विचारधारा को बढ़ावा मिला। शिक्षा में मानववादी साहित्य को सम्मिलित किया गया। अब नागरिक जीवन का महत्व बढ़ गया। अब मनुष्यों का महत्व बढ़ गया। यदि पुनर्जागरण का धार्मिक प्रभाव देखें तो हम देखते हैं कि पुनर्जागरण आंदोलन के परिणाम स्वरूप चर्च की बुराइयां जनता के सामने आने लगी और हम देखते हैं कि पश्चिम यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च था, पूर्वी यूरोप में ऑर्थोडॉक्स चर्च का प्रभाव था। अब हम देखते हैं कि इस समय धर्माधिकारी अत्याचार करते थे, जनता में अविश्वास का प्रचलन करते थे। इस समय जब पुनर्जागरण आंदोलन के परिणाम स्वरूप चर्च की बुराइयां जनता के सामने आईं और उसके परिणाम स्वरूप एक सुधारात्मक आंदोलन की ओर जनता अग्रसर होने लगी। इसी समय मार्टिन लूथर ने एक प्रोटेस्टेंट मत की नींव रखी। जब एक नया मत मार्टिन लूथर द्वारा सुधारवादी मत चलाया गया तो इसके बाद जो रोमन कैथोलिक थे, जो कट्टर माने जाते थे, उन्होंने भी अपने धार्मिक जीवन में सुधार किया और हम देखते हैं कि इस समय राष्ट्रीय चर्च की स्थापना की बात होने लगी। पुनर्जागरण का प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में भी हुआ। पुनर्जागरण के कारण कृषि और व्यापार में उन्नति हुई। व्यापारिक उन्नति ने नगरों का विकास किया। नए नए बाजार की आवश्यकता महसूस हुई। नए नए बाजार की आवश्यकता के कारण उपनिवेशों की स्थापना हुई और उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला, जिसने यूँ कहा जाए कि साम्राज्यवाद की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण जो यूरोपीय प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ने लगी। यानी साम्राज्यवादी भावना बढ़ी और उसके कारण यूरोपीय देशों में आपस में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ने लगी। किंतु जब व्यापार बढ़ा तो पूंजीवाद का उदय हुआ। पुनर्जागरण के राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो हम देखते हैं कि पुनर्जागरण के युग में चर्च और सामंतवाद की सत्ता को चुनौती मिली। राजाओं की शक्ति बढ़ने लगी। राजाओं ने राज्य के हित में काम करना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय राज्यों का उदय होने लगा। पोप का प्रभाव कम होने लगा। राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी और धीरे धीरे मानव का जब महत्व बढ़ने लगा, मध्यम वर्ग का उदय होने लगा, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन हुए और बहुत से अधिकार लोगों को मिले। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप लोक भाषा में साहित्य का सृजन हुआ। अगर इसके महत्व की बात करें हम तो विचारों की स्वतंत्रता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात अब सामने आने लगी। पुनर्जागरण के कारण अब हम देखते हैं कि लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, तार्किक क्षमता का विकास हुआ। इसने बहुत सारी भ्रांतियां दूर कर दी और भौतिकवाद को महत्व दिया जाने लगा। जब भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ या भौतिकता को महत्व दिया जाने लगा तो लोग परलोक की बजाय इस लोक की आवश्यकता को जुटाने का प्रयास करने लगे। देशी भाषाओं के विकास ने राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया और पोप की सत्ता को कम किया। एक प्रकार से कहा जाए तो पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप धर्म सुधार की भूमिका बनी। चर्च और राज्यों के बीच में पृथकता हो गई। पोप और चर्च पहले राज्य पर अधिकार जमा लेते थे। अब चर्च और राज्य दोनों की पृथकता के विचार को बल मिला और इनमें विभाजन होने लगा। पुनर्जागरण का प्रभाव कला, साहित्य और विज्ञान पर भी पड़ा।
कला के क्षेत्र में नवीनता और मौलिकता आई। कला धार्मिक बंधनों से मुक्त होने लगी। अब यथार्थवादी कला का विकास हुआ। इसके अंतर्गत जीवन, प्राकृतिक सौंदर्य, प्रेम आदि पर ध्यान दिया गया। हम देखते हैं कि पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला आदि कलाओं का विकास हुआ। पुनर्जागरण का प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप धार्मिक विषयों के स्थान पर साहित्य में मनुष्य के लौकिक जीवन के बारे में लिखा जाने लगा। जन सामान्य के रोजमर्रा के जीवन के बारे में लिखा जाने लगा। मनुष्यों के कार्यों को महत्व दिया जाने लगा। अब हम देखें कि साहित्य मानववादी हो गया, व्यक्तिवादी हो गया, वो मानव केंद्रित हो गया। लोक भाषाओं में यानी कि अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रेंच आदि भाषाओं में साहित्य का सृजन होने लगा। अब लैटिन साहित्य के स्थान पर इन लोक भाषाओं में साहित्य का सृजन होने लगा। हम देखते हैं कि इस समय कई मानववादी और दार्शनिक ग्रंथों का लेखन हुआ। अब राजनीतिक साहित्य भी लिखा जाने लगा। हम देखते हैं कि तर्कवादी एवं दार्शनिक ग्रंथों के लिए गुरुनो एवं डेकार्टे ने प्रमुख रूप से योगदान दिया। राजनीतिक साहित्य में बात करें तो हाफ्स, दाते, मैकियावेली आदि ने अपनी रचनाएं लिखी। वैज्ञानिक क्षेत्र में स्वतंत्र चिंतन के परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों को प्रोत्साहन मिला। अब पुरानी भ्रांतियां टूटने लगी। खगोल, भूगोल, भौतिक शास्त्र, रसायन, चिकित्सा शास्त्र, गणित आदि में उन्नति हुई। अब हम पुनर्जागरण का कला, साहित्य और विज्ञान पर प्रभाव अलग अलग देखेंगे। हम देखेंगे कि कला के किन क्षेत्रों में पुनर्जागरण का प्रभाव हुआ, कला के किन क्षेत्रों में विकास हुआ, विज्ञान के किन क्षेत्रों में पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप विकास हुआ, किस प्रकार का विभिन्न साहित्य रचा गया। तो सबसे पहले देखें हम कि पुनर्जागरण का कला पर प्रभाव क्या हुआ या कला के क्षेत्र में क्या विकास हुआ, क्या उन्नति हुई। जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि इस समय की कला में नवीनता आई। कला धार्मिक बंधनों से मुक्त हो गई। अब उसमें मौलिकता और यथार्थवाद सम्मिलित हुआ। अब व्यक्ति के रोजमर्रा की घटनाओं या जीवन से संबंधित बातें कला में दर्शाई जाने लगी, जैसे कि प्राकृतिक सौंदर्य, प्रेम आदि पर ध्यान दिया जाने लगा। कला के अंतर्गत पुनर्जागरण काल में जो स्थापत्य कला का विकास हुआ उसकी हम बात करते हैं। तो इस समय स्थापत्य कला में क्लासिक शैली के साथ साथ रोमन, यूनानी एवं अरब शैली का समन्वय होने लगा। गोल गुंबद, मेहराब, स्तंभ आदि इस समय की विशेषता बनने लगे। हम देखते हैं कि अब ऊंचे भवन बनाने की परिपाटी समाप्त हो गई। गुंबद और मेहराबों की बनावट में परिवर्तन आया। नुकीली मेहराबों के स्थान पर गोल गुंबद बनने लगे। इस समय के स्थापत्यकारों में फ्लोरेंस निवासी ब्रुनेलेस्की, इटली का माइकल एंजिलो एवं इटली का ही राफेल प्रमुख थे। इस समय के स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण नमूने रोम का सेंट पीटर गिरजाघर, पेरिस का लुवे का प्रासाद या भवन, लंदन का सेंट पॉल का गिरजाघर, ये कुछ स्थान हैं जो इस समय की स्थापत्य कला के उत्तम उदाहरण हैं। सेंट पीटर के गिरजाघर का स्थापत्यकार माइकल एंजिलो था। फ्रांस के शासक फ्रांसिस प्रथम, स्पेन के शासक फिलिप द्वितीय आदि ने स्थापत्यकारों को संरक्षण दिया। स्थापत्य शैली का विकास करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समय हम कला के चित्रकला के क्षेत्र में विकास की बात करें तो पुनर्जागरण का चित्रकला पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अब इस समय चित्रकला धर्म प्रधान नहीं रही। अब चित्रकला में मानव एवं प्रकृति से संबंधित चित्र चित्रित किए जाने लगे। चित्रों में मौलिकता आई। चटक रंगों का प्रयोग किया जाने लगा। प्रकाश और छाया पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। तैल चित्र बनने लगे। कैनवास का भी प्रयोग होने लगा। इस समय हम देखते हैं कि चित्रों में ईसा मसीह और मरियम तो रहे, किंतु मानव का चित्रण किया गया। यानी कि अब चित्र धर्म प्रधान नहीं रहे, धार्मिक विषयों तक सीमित नहीं रहे, अब लौकिक जीवन के चित्र बनने लगे। इस समय के प्रमुख चित्रकारों में इटली का जिएटो, मोसेसियो,
राफेल, माइकल एंजिलो, लियोनार्डो दा विंची आदि प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त जर्मन का हल्विन, ट्यूटर, लुकन्स एवं स्पेन का एल ग्रीको प्रमुख चित्रकार थे। सर्वप्रथम 14वीं शताब्दी में इटली के जिएटो ने परंपरागत बैजेंटाइन शैली से हटकर मानव एवं प्रकृति के चित्र बनाए। तो बाइजेंटियन शैली से हटकर जो चित्र बनाने वाला व्यक्ति था, यानी कि मानव और प्रकृति के चित्र बनाने वाला जो पहला व्यक्ति था, वो जिएटो को माना जाता है। इस समय चित्रकला के विकास में इटली के चित्रकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें इटली के चित्रकारों में लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजिलो और राफेल प्रमुख था। लियोनार्डो दा विंची का कार्यकाल 1452 से 1479 माना जाता है। माइकल एंजिलो का काल 1475 से 1564 माना जाता है और राफेल का काल 1483 से 1520 माना जाता है, यानी इनका लगभग समकालीन माने जाते हैं ये। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में किस प्रकार के चित्र बनाए। जैसे इटली के लियोनार्डो दा विंची, जो अपनी चित्रों की सादगी एवं भावों की अभिव्यक्ति के लिए जाना जाता था। लियोनार्डो दा विंची का प्रमुख प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा है। इसके अतिरिक्त उसके जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो लास्ट सपर, वर्जिन ऑफ द रॉक, एडोरेशन ऑफ द मार्गी आदि प्रमुख चित्र हैं। किंतु लियोनार्डो दा विंची जिस कारण विश्व प्रसिद्ध हुआ वह उसका चित्र था मोनालिसा का चित्र। इटली का एक प्रसिद्ध चित्रकार माइकल एंजिलो था। उसने मनुष्य एवं सौंदर्य की भावना के चित्र बनाए। उसका प्रसिद्ध चित्र था लास्ट जजमेंट। इतिहासकार मानते हैं कि लास्ट जजमेंट को चित्रित करने में माइकल एंजिलो को 8 वर्ष लगे थे। इसके अतिरिक्त भी कई चित्रों के लिए वो प्रसिद्ध है। जैसे उसने सेंट पीटर के गिरजाघर की भीतरी छत को चित्रित किया था। एंजिलो ने अत्यंत चटकीले रंगों का प्रयोग किया था। इटली के राफेल ने भी जो चित्र बनाए उनमें सुंदरता थी, वात्सल्य की भावना थी, मातृत्व के चित्र थे। राफेल का प्रसिद्ध चित्र मैडोना का चित्र है। मैडोना ईसा मसीह की माता है, तो ईसा मसीह की माता मैडोना का चित्र राफेल ने बनाया था। राफेल द्वारा भित्ति चित्र भी बनाए गए, लेकिन राफेल एक चीज के लिए प्रसिद्ध हुआ कि उसने समकालीन व्यक्तियों के चित्र बनाए। पोर्ट्रेट चित्रों के लिए भी वह प्रसिद्ध हुआ। एक खास बात यह है कि इटली और फ्रांस में चित्रकला का विकास हुआ और फ्रांस का राजा जो फ्रांसिस प्रथम था, उसने इटली के कई अनेक चित्रकारों को अपने साथ ले गया और फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम ने लियोनार्डो दा विंची को भी फ्रांस आमंत्रित किया, उसको फ्रांस लेकर गया और लियोनार्डो दा विंची ने फ्रांस के चित्रकारों को भी प्रशिक्षण दिया। मूर्तिकला के क्षेत्र में भी विकास हुआ। मूर्तिकला में पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप मनुष्य की मूर्तियां ज़्यादा बनने लगी। मूर्तियां प्रकृति और प्रकृति के विषयों से प्रभावित थी। इस समय के प्रमुख मूर्तिकारों में इटली का घिवर्टी, दोनोतेलो, माइकल एंजिलो, फ्लोरेंस का डेविड आदि प्रमुख थे। इस समय मूर्तिकला की नवीन शैली का विकास हुआ और मूर्ति निर्माण की नवीन शैली का प्रथम कलाकार इटली का लोरेंजा घिवर्टी को ही माना जाता है। घिवर्टी का कार्यकाल 1378 से 1455 माना जाता है। हालांकि दोनोतेलो 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में था, यानी 1386 से 1466 का उसका कार्यकाल था। दोनोतेलो की जो बनाई हुई वेनिस के संत मार्क की आदम कद मूर्ति है, वह मूर्तिकला का उत्कृष्ट नमूना है। घिवर्टी ने फ्लोरेंस के गिरजाघर के दरवाजे को कलात्मक ढंग से बनाया। कांसे का दरवाजा था ये, इस कांसे के दरवाजे को कलात्मक ढंग से बनाया उसने। हम देखते हैं कि इस समय मूसा की एक प्रसिद्ध मूर्ति बनी जिसका मूर्तिकार एंजेलो को माना जाता है। माइकल एंजेलो ने फ्लोरेंस में डेविड नामक मूर्ति का भी निर्माण किया।
इस समय संगीत के क्षेत्र में भी विकास हुआ, लोक संगीत को बढ़ावा मिला, पियानो एवं वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों का प्रचलन बढ़ा। इस समय के प्रसिद्ध संगीतकारों में इटली का गायक मास्किनदस था, इटली का संगीतकार पालेस्ट्राइन था। पालेस्ट्राइना भी एक विख्यात गायक था। इसका जो समय है वो 1524 से 1594 माना जाता है। पुनर्जागरण ने वैज्ञानिक उन्नति को भी बढ़ावा दिया। विज्ञान के क्षेत्र में जो विकास हुआ उसमें खगोल और भूगोल की हम बात करें तो सबसे पहले हम कुछ प्रमुख व्यक्तियों को देखेंगे। जैसे मिस्र के टॉलेमी ने पृथ्वी का आयतन सत्य के निकट निकाला। पोलैंड के कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जर्मन वैज्ञानिक केपलर एवं इटली के गैलीलियो ने भी इस बात की पुष्टि की। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। इससे सूर्य एवं ग्रहों की गति का अध्ययन करना सरल हो गया। इंग्लैंड के न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय खगोल या भूगोल वेत्ताओं की बात को धार्मिक वर्ग ने उचित नहीं माना। जब इटली के वैज्ञानिक ब्रूनो ने कोपरनिकस के सिद्धांत का अनुमोदन किया और उसका प्रचार करना शुरू कर दिया तो रोम के धर्माधिकारियों ने उसे जिंदा जला दिया। हालांकि कुछ समय पश्चात जर्मन के खगोलवेत्ता केपलर ने गणित के प्रमाणों से कोपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि कर दी। उसने बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इटली के गैलीलियो को दूरबीन के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। जब गैलीलियो ने अपने विचार व्यक्त करना शुरू किए तो धार्मिक वर्ग ने उसका विरोध किया। गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि की तो गैलीलियो के विचार चर्च के विरोधी होने के कारण उसे कारागृह या बंदी गृह में डाल दिया गया तथा उसे अपने विचार वापस लेने पर बाध्य किया गया। इस समय भौतिक शास्त्र में उन्नति की बात करें तो इस समय गैलीलियो ने पेंडुलम के नियमों की खोज की। 1563 में गैलीलियो ने पेंडुलम के नियमों की खोज की और इसी के आधार पर घड़ियां बनने लगी। न्यूटन ने प्रकाश के क्षेत्र में खोज की। न्यूटन ने वायु माप यंत्र का आविष्कार किया। केपलर ने ग्रहों की गति के संबंध में नियम दिया। यदि हम रसायन शास्त्र के विषय में बात करें तो रसायन शास्त्री वॉल हेलमॉट ने 1630 में कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस का आविष्कार किया। हेलमॉट ने यह सिद्ध किया कि गैस और हवा अलग अलग है। कोर्डस ने ईथर का निर्माण किया। कोर्डस ने गंधक और एल्कोहल को मिलाकर ईथर का निर्माण किया। बाइल ने गैसों के विस्तार का एक नया सिद्धांत दिया। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्नति हुई, जिसमें विशेषकर चिकित्सा के क्षेत्र में उन्नति हुई। चिकित्सा के क्षेत्र में नीदरलैंड के पैसेडियम का महत्वपूर्ण योगदान है। पैसेडियम ने 1543 में मानव शरीर की बनावट पर एक ग्रंथ प्रकाशित किया और उसने बताया कि मानव शरीर को समझने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान की तुलना में शल्य चिकित्सा का व्यावहारिक ज्ञान अधिक उपयोगी होगा। लंदन के एक चिकित्सक विलियम हार्वे ने शरीर की रक्त संचालन विधि को खोजा। विलियम हार्वे ने रक्त संचालन की विधि 1628 में खोजी थी। यदि हम गणित के क्षेत्र में बात करें तो जर्मन विद्वान केपलर ने शंकु संबंधी नियम का प्रतिपादन किया और एक अन्य वैज्ञानिक जो प्रसिद्ध है तारत गलिया, उसने गणित के क्षेत्र में घन समीकरण के सिद्धांत की खोज की। नेपियर ने प्रतिफलन, स्टेविन ने दशमलव प्रणाली पर कार्य किया।
देकार्ट नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ ने सबसे पहले बताया कि बीजगणित का उपयोग ज्यामिति में कैसे किया जा सकता है। हम देखते हैं कि इस समय भौगोलिक अन्वेषण का कार्य भी हुआ। जैसे इंग्लैंड के फ्रांसिस ड्रेक ने पृथ्वी की परिक्रमा की, मैगलन फिलीपींस पहुंचा, इटली का अमेरिगो वेस्पुची अमेरिका पहुंचा, वास्को डिगामा भारत पहुंचा, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की,